नमस्कार विद्यार्थियों, मर्दर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत। विद्यार्थियों, अपन सत्ता के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। सत्ता जो है वो एक वैधानिक होती है, सत्ता पारंपरिक होती है, सत्ता करिश्माई भी होती है। कई विद्वानों की हमने परिभाषाएं पढ़ी, जानकारी हासिल की। इसके अंदर सत्ता के पालन के जो आधार होते हैं वो एक विश्वास होता है, एक रूपता होती है, दबाव होता है और वैधानिकता होती है। सत्ता पालन के जो आधार होते हैं, सबसे पहले तो क्या उसमें विश्वास होता है। कोई भी जैसे सत्ता है, मान लीजिए जैसे अपन विद्यालय के अंदर ही आते हैं और यहाँ विद्यालय में या महाविद्यालय में एक प्रशासन जो अपना चलता है उसमें सत्ता होती है, तो अपना एक क्या होता है, उसमें विश्वास होता है, एक रूपता होती है, कुछ दबाव होता है। जैसे अपन मान लीजिए स्टूडेंट जो है वो कुछ न कर पाए, इसलिए उसके ऊपर टीचर का प्रेशर रहता है, वैधानिकता रहती है। सत्ता के अंदर क्या वैधानिकता रहती है। एक व्यक्ति मान लीजिए कोई है और उस व्यक्ति के प्रस्तावों को यदि स्वीकार किया जाता है और यदि वो अच्छे प्रस्ताव हैं उसके, तो उसमें उस व्यक्ति में अपना क्या है, विश्वास है, तो विश्वास के कारण उसे क्या कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। अब इसी प्रकार से क्या होता है कि मानव स्वभाव की एक विशेषता है कि लोगों को परामर्श और सुझाव दिए जाते हैं और ये अधिक उनके सुझावों को महत्व दिया जाता है। तो उनमें से कई व्यक्तियों के विचार और सुझाव एक जैसे होने के कारण क्या उसमें एक रूपता नज़र आती है। कभी कभी क्या होता है कि अनेक प्रकार के दबावों के कारण और व्यक्ति को दूसरे की बात माननी पड़ती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि दूसरे व्यक्ति का प्रेशर जब उसके ऊपर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो उसे वो बात माननी पड़ती है। तो ये क्या हो गया, दबाव हो गया। अब क्या है कि कुछ दबाव में ही कुछ ऐसी बातें भी होती है जो संगठन के अंदर होती है। संगठन में व्यक्ति दूसरे लोगों की सत्ता को इसलिए भी स्वीकार कर लेता है क्योंकि वे सोचते हैं कि उनको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और अक्सर लोगों का यह जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि सत्ता के जो वैधानिक रूप है उसको मान्यता प्रदान की जाती है। वो लिखित के अंदर होते हैं, कानून जो भी होते हैं। तो ये क्या होगी, वैधानिकता। तो सत्ता पालन के जो आधार हैं वो क्या है, विश्वास है, एक रूपता है, दबाव है और वैधानिकता है। अब सत्ता की अवधारणा के ऊपर जो मैक्स वेबर ने विचार प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में आज अपन क्या करेंगे, एक अध्ययन करेंगे। मैक्स वेबर जो है ना, ये एक अच्छा विद्वान हुआ है और नौकरशाही की अवधारणा के अंदर समाज शास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करने वाले विद्वानों में इनका नाम गिना जाता है। और ये जर्मन के समाज शास्त्री थे। कहाँ के थे, जर्मनी के ये एक समाज शास्त्री थे मैक्स वेबर। और इनका नाम समाज शास्त्रियों में उल्लेखनीय है। उन्होंने नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था माना है कि जो नौकरशाही है वो प्रशासन की एक तर्कपूर्ण क्या है, व्यवस्था है। उनके अनुसार संस्थागत मानव व्यवहार में तर्कपूर्णता लाने का सर्वोत्तम साधन क्या है, नौकरशाही है। मैक्स वेबर ने अधिकार सत्ता में वर्गीकरण का प्रयास किया। अधिकार जो सत्ता होती है उसका क्या किया, उन्होंने एक वर्गीकरण किया। और मैक्स वेबर नौकरशाही जो सिद्धांत है वो सत्ता के सिद्धांत का ही एक क्या है, अंग है। और सत्ता अथवा प्रभुत्व का अर्थ ये है कि भाई नियंत्रण की जो आधिकारिक जो शक्ति है
वो दूसरे विचारों में अपन कह सकते हैं या दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि वेबर ने ये प्रश्न उठाया, ये एक कदम उठाया या एक प्रश्न उठाया कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमाता है, और इसी के उत्तर में उन्होंने ये कहा कि प्रभुत्व का प्रयोग यदि तर्कसंगत और वैध है, प्रभुत्व का जो प्रयोग है वो यदि तर्कसंगत है या फिर वैध है, वैलिड है वो, तो वह स्वीकार्य हो जाता है, और स्वीकार्य हो जाएगा तो फिर वो क्या, एक सत्ता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सत्ता कहलाएगी। अब सत्ता जो है वो उन्होंने 3 प्रकार माने हैं। पारंपरिक, पहला जो है वो पारंपरिक या प्रभुता, पारंपरिक या प्रभुता या फिर सत्ता। प्रभुता को अपन प्रभुत्व भी कहते हैं। एक तो पारंपरिक सत्ता हो गई, एक करिश्माई सत्ता, दूसरा रूप उन्होंने माना करिश्माई सत्ता। पहला रूप क्या माना उन्होंने? पारंपरिक प्रभुत्व या सत्ता, और दूसरा करिश्माई सत्ता माना। तीसरा वैधानिक सत्ता, तीसरा जो रूप माना उन्होंने वो वैधानिक सत्ता का माना। इसका माना वैधानिक सत्ता, वैधानिक सत्ता। तो ये 3 रूप उन्होंने माने कि पारंपरिक प्रभुत्व सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता। अब सबसे पहले अपना ये पॉइंट लिखेंगे अपन कि पारंपरिक प्रभुत्व सत्ता, कि पारंपरिक प्रभुत्व सत्ता क्या होती है और उनके अनुसार क्या उन्होंने लिखा है। उन्होंने बताया कि जब आम जनता और अधीनस्थ आदतन किसी शासक, आम जनता और अधीनस्थ आदतन यानी किसी शासक, कोई शासक है मान लीजिए, अथवा कोई वरिष्ठ अधिकारी है, और आम जनता उनके आदेशों का क्या करती है? पालन करती है। क्या करती है? पालन करती है। तो यह सत्ता का एक परंपरागत आधार होता है। ये क्या होगा? एक परंपरागत आधार होता है। कोई भी जैसे शासक है मान लीजिए, पहले जब राज्य व्यवस्था थी, उस राज्य व्यवस्था में अपन देख सकते हैं कि शासक जो आदेश देता था वो जनता, जो आम जनता थी, आम जनता उसे मानने के लिए एक प्रकार से बाध्य थी या उसे स्वीकार कर लेती थी कि भाई शासक के, राजा के जो आदेश हैं वो क्या है? सर्वोपरि है। तो ये क्या हो गया? एक ये पारंपरिक प्रभुत्व हो गया। क्या हो गया? पारंपरिक प्रभुत्व हो गया है। और उनके आदेश इसलिए वैध होते हैं क्योंकि वे किसी परंपरा या फिर प्रथा पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। और ऐसी सत्ता की 2 विशेषताएं मानी गई है। ऐसी जो सत्ता है उसकी 2 विशेषताएं हैं। एक तो रीति रिवाज है कि भाई एक तो रीति रिवाज पर आधारित होता है, और एक व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता के ऊपर क्या है? आधारित होता है। जो व्यक्ति आदेशों की क्या करते हैं? पालना करते हैं, और आदेशों की पालना करने वाले लोग क्या कहलाएंगे? उसके अनुयायी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अनुयायी कहलाएंगे। तो अपन कह सकते हैं कि वे मालिक के आदेशों की एक क्या पालना करते हैं, और व्यक्तिगत अपनी वफादारी या फिर उनके सम्मान के अंदर कि उनकी सम्मानी जो स्थिति है उसके कारण वो इनको क्या करते हैं? मानते हैं। तो सामंतवादी व्यवस्था में, जब सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें सत्ता का ये रूप अपने को देखने को बहुत काफ़ी मात्रा में मिलेगा। आज भी धर्मगुरुओं जैसे पोप है, इमाम है और महंत, कोई साधु संत है, महंत है, अच्छा पहुँचवान, तो उनकी परंपरागत सत्ता का प्रतीक माना जाता है उनको। आज भी जैसे मान लीजिए अपन
किसी से ऐड है, जैसे धर्मगुरु है, कोई मान लीजिए पोप है। अब पोप कहेगा जैसे वो बुद्ध के मानने वाले हैं, बुद्ध के विचारों को वो प्रकट करेंगे, तो उनके जो अनुयायी हैं वो सब उसकी बात को मानने के लिए क्या है, तैयार है। जैसे कोई महंत है मान लीजिए, आप अपन देखते हैं जैसे अपने यहाँ नज़दीक जैसे अशोकदास जी महाराज जैसे, उनका नाम बड़ा ही क्या है, फेमस है। वो आज भी यहाँ आकर के अपने को ये कहते कि भाई ये बात है, तो अपन उसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे सहर्ष, क्योंकि उनका क्या है, एक प्रभुत्व है अपने ऊपर। इसलिए अभी जैसे राम रहीम वगैरह और इनका जैसे अपन देखा कि खूब मीडिया के अंदर काफ़ी उनका उल्टा सीधा कि भाई ये इस प्रकार से ये है, और आज भी जैसे वो अभी उनको जेसी वगैरह हुई है, लेकिन फिर भी उनके जो अनुयायी हैं वो ये ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहेंगे कि नहीं, हमारे गुरु ने ऐसा किया ही नहीं है। जबकि अपन टीवी के अंदर भी देखा, पेपर में पढ़ा, मीडिया के अंदर भी मतलब ये चर्चाएं चली, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं, मानने वाले हैं उनको, वो ऐसा कि ऐसा है नहीं, ये सब क्या है, ये गलत है। तो इस प्रकार से ये क्या है कि उनका प्रभुत्व है उनके ऊपर, इसलिए ये पारंपरिक प्रभुत्व सत्ता कहलाती है। और अब जैसे अपन देख सकते हैं नंबर 2 पर करिश्माई सत्ता, एक जादुई सत्ता भी इसे अपन कह सकते हैं। ये श्रद्धा पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? श्रद्धा के ऊपर आधारित होती है कि जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी या आम जनता नेताओं के आदेशों को इस आधार पर न्याय संगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तित्व जादुई प्रभाव है। क्या है? जादुई प्रभाव है। तब इसे अपन करिश्मात्मक या करिश्माई सत्ता कह सकते हैं। क्या कहेंगे? इसे अपन करिश्माई सत्ता कहेंगे। आम जनता नेताओं के निर्देशों का इसलिए पालन करती है कि वह उनकी अभूतपूर्व योग्यताओं और दैवीय जो उनके गुण हैं, करिश्माई जो गुण है, उसमें क्या करती है? विश्वास करती है। क्या करती है? विश्वास करती है, न किसी पद या नियमों में, न कि कोई पद या नियमों के अंदर। अब इसमें अधीनस्थ अनुयायी होते हैं और अपने प्रिय नेता के करिश्माई एवं आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उनके आदेशों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं कि आज तीसरी दुनिया के अंदर, तीसरी दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करिश्माई नेतृत्व का क्या हुआ? एक उदय हुआ है तीसरी दुनिया के अंदर। राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे कालों में ऐसे देवतुल्य नेता काफ़ी देखे गए हैं। जैसे अपन भारत में देख सकते हैं महात्मा गांधी जी, कि महात्मा गांधी जी ने कोई मान लीजिए प्रधानमंत्री बने, ने कोई राष्ट्रपति बने, लेकिन एक ऐसे प्रिय नेता बन गए वो, और हर भारत की यहाँ आम जनता के ऊपर दिल और दिमाग के अंदर एक नाम बैठ गया। क्या? गांधी। और गांधी जी ने जो भी कहा वो क्या है? सत्य है। इसलिए गांधी जी के सभी क्या हो गए? अनुयायी हो गए। और अनुयायी हो गए तो अब उन्होंने जो कहा वो मानने के लिए सब रेडी तैयार। तो ये क्या है? एक करिश्मा है उनका। क्या है? करिश्मा है। इस कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसे नेताओं के कार्यपालिका अध्यक्ष बनने पर उनको आदर व असाधारण प्रतिभा का प्रतीक नहीं वरन एक राष्ट्र का मसीहा मान लिया गया। क्या मान लिया गया? राष्ट्र का मसीहा मान लिया गया। उन्हें राष्ट्रपिता वगैरह भी कहते हैं अपन, राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। और आज देखिए अपन भारतीय मुद्रा के ऊपर भी अपन देख सकते हैं कि अपनी जो भारतीय मुद्रा है उसके ऊपर वो विराजमान है। कौन? महात्मा गांधी जी। तो ये उनकी एक करिश्माई सत्ता थी, क्योंकि उनके विचारों को सभी ने माना और उनके बताए मार्गों पर लोग चले। तो ये क्या था? ये करिश्माई सत्ता थी ये। अब इनके अंदर अपन बहुत सारे नाम देख सकते हैं, जैसे सुकर्णो है, बोरबिया है, जैसे मान लीजिए नासिर है, नेहरू जी हैं, एनक्रुमा है, जिन्ना जी हैं, जैसे टीटो है, मतलब इत्यादि वगैरह ऐसे नाम हैं जो इनके विचारों को वास्तव में लोग मानने के लिए, उनके जो अनुयायी थे वो एग्री थे, सहमत थे, उनमें विश्वास करते थे। इसलिए उन्होंने जो भी बात कही वो एक करिश्माई या उनकी श्रद्धा के ऊपर आधारित एक क्या थी? सत्ता थी। तो ये अपन देख सकते हैं कि भाई,
पारंपरिक प्रभुत्व वाली एक सत्ता होगी, एक करिश्माई सत्ता होगी। अब एक है वैधानिक सत्ता, और वैधानिक जो सत्ता है ये क्या है कि इसके कुछ लिखित कानून होते हैं, एक संविधान होता है जिसके अंदर ऐसा लिखित में रहता है, तो वो क्या एक वैधानिक सत्ता होती है कि जब अधीनस्थ किसी आदेश को, जब कोई भी अधीनस्थ है मान लीजिए, और वो किसी आदेश को इस आधार पर स्वीकार करता है कि ऐसा करना तार्किक है, कानूनी है और संवैधानिक है, यानी इस दृष्टि से वो औचित्यपूर्ण है, तो इस स्थिति में सत्ता को क्या कहेंगे अपन? वैधानिक सत्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे वैधानिक सत्ता कहेंगे। और वैधानिक सत्ता क्यों है वो? क्योंकि वो तार्किक है, वो कानूनी है, वो संवैधानिक है इसलिए। और ये सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद की स्थिति से क्या है? परिपूर्ण है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में अपन देख सकते हैं कि जब राष्ट्रपति का जब उनका चुनाव होता है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जब राष्ट्रपति पद का कोई प्रत्याशी है मान लीजिए, और वो निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त कर लेता है, तो फिर क्या बनता है? राष्ट्रपति। अभी जैसे अपन देखते हैं कि इसका भी जो राष्ट्रपति थे, जो हमारे यहाँ भारत भी आए थे, और जनता ने नहीं चाहा इसलिए उसको चेंज कर दिया और नया राष्ट्रपति वहाँ पर बन गए। जैसे हमारे यहाँ भी भारत के अंदर जैसे मान लीजिए चुनाव हुए, और चुनाव के अंदर जैसे दल का एक क्या होता है? नेता बनाया जाता है। और लोकसभा के अंदर जैसे मान लीजिए लोकसभा है, और लोकसभा के अंदर जो बहुमत दल का नेता होगा वो क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के चुनाव हुए, और उस लोकसभा के चुनाव के अंदर उनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, और स्पष्ट बहुमत आने के कारण लोकसभा के अंदर बहुमत हासिल उन्होंने, यानी उसका विश्वास उन्होंने जीत लिया, तो अब वो क्या हो गए? एक वैलिड नेता हो गए, वो वैधानिक हो गए। क्या है? वो एक वैधानिक नेता है, क्योंकि लोकसभा के अंदर उन्होंने बहुमत क्या कर लिया? अपना सिद्ध कर लिया, इसलिए ये क्या हो गए? एक वैधानिक नेता हो गए। जब उनकी सत्ता का ये बौद्धिक, तार्किक या वैधानिक आधार हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगी? एक ये वैधानिक सत्ता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वैधानिक सत्ता। अब इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन तार्किक आधार पर किया जाता है, तर्क होते हैं उसके अंदर, और संविधान होता है, और कानून होते हैं, उनके आधार पर है, इसलिए क्या है? ये एक वैधानिक सत्ता है। क्योंकि वो जो आदेश देते हैं उन आदेशों की पालना की जाती है। और नौकरशाही के अंदर देख लीजिए अपने यहाँ, जैसे मान लीजिए जिले के अंदर एक IAS जो होता है, ये एक प्रकार से जिले का मालिक होता है। ये जो आदेश देगा, फिर इसके जितने भी अधीनस्थ होंगे वो सब इन आदेशों की क्या करेंगे? एक पालना करेंगे। तो एक ये क्या हो गया? एक वैधानिक सत्ता होगी। जैसे IAS का IPS वो करेगा, जैसे SDM वगैरह है, DSP वगैरह है, जितने नीचे फिर अपन जैसे तहसीलदार वगैरह यहाँ आ जाए, ये सब इनकी इसकी क्या होगी? अधीनस्थ होगी। तो ये आदेश देगा, उसकी ये सभी लोग क्या करेंगे? पालना करेंगे। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर नौकरशाही को तार्किक वैधानिक सत्ता का क्या मानता है? एक प्रतिरूप मानता है कि भाई वैधानिक सत्ता का जो प्रतिरूप है वो ये क्या है? नौकरशाही है। क्या है? नौकरशाही है। और नौकरशाही के अंदर जितने भी जो सर्विस करते हैं, जो पद हैं, उनके अनुरूप सीनियर की जूनियर मानता है। नहीं ये कोई है कि भाई जूनियर सीनियर को आदेश दे, नहीं, सीनियर जूनियर को क्या देता है? आदेश देता है, और वो माना जाता है। तो ये क्या है? नौकरशाही है। ये एक सत्ता का क्या है? प्रतिरूप है। किसका? वैधानिक सत्ता का। और विधिक सत्ता से पोषित एवं समर्थित नौकरशाही को वह संगठन का सबसे प्रभावशाली तत्व बतलाता है। तो इस प्रकार से ये मैक्स वेबर के विचार की पारंपरिक प्रभुत्व सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता को उसने सर्वोपरि माना है। और जिसमें क्या है? नौकरशाही सर्वोपरि है। नौकरशाही जो है इसको उन्होंने क्या माना? सर्वोपरि माना है।
लोकरशाही जो है वो एक वैधानिक सत्ता में क्या है, सर्वोपरि, क्योंकि इसके अंदर एक संगठन होता है, उसमें कानून होते हैं और तार्किक होते हैं और एक संविधान होता है जिसमें वो क्या होते हैं, लिखित होते हैं। इसलिए वैधानिक सत्ता है जो सबसे बढ़िया रहती है, सबसे अच्छी बताई गई है। तो ये मैक्स वेबर के विचार हो गए। अब आप और पढ़ेंगे अपन, जैसे मैरी पार्कर फोलेट के विचार हैं और भी हैं इन दो तीनों के। तो ये मोस्ट वैसे ये है और ये लगभग शायद एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि मैक्स वेबर के विचार बताइए सत्ता के बारे में, तो उन्हें अपन इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं।